हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे और विज्ञान में आज हम लोग पार्ट 8 करने वाले हैं, यानी कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो हम ये वीडियो बहुत दिन बाद बना रहे हैं साइंस का। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, तो स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, हमारे आसपास हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। छोटे पौधे बड़े हो जाते हैं, उनमें फूल और फल लग जाते हैं। छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं। दूध से दही, गन्ने से गन्ने का रस, चावल से भात, चावल से बहुत सी चीज़ें को आप बदलते देखते हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ों को चेंज होते हुए देख ही सकते हैं। वो कुछ उसमें से कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं और कुछ केमिकल चेंजेस, यानी कुछ भौतिक और कुछ रासायनिक चेंजेस होते होंगे। तो मौसम भी बदलते रहते हैं। तो सरहुल से कर्मा, कर्मा से सोहराई, मौसम के अनुसार पर्व भी बदलते रहते हैं। ठीक है, तो गर्मी के लंबे दिन जाड़े में छोटे हो जाते हैं। दैनिक जीवन में हम इन परिवर्तनों से आसपास ही परिचित रहते हैं, जिनसे आप परिचित हैं। गर्मी के दिन में जो है वो दिन लंबे हो जाते हैं, जाड़े के दिन में छोटे। तो आइए कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो तीव्र और मंद परिवर्तन। तो एक मोमबत्ती तुरंत जलने लगती है, कोयला आग पकड़ने में समय लेता है। उबालते दूध में नींबू का रस डाल दीजिए, दूध तुरंत फट जाएगा। तो लेकिन दही को जमने में समय लगता है। तो इसमें से कुछ क्या हो रहा है, कुछ जो है तीव्र से हो रहा है, कुछ जल्दी हो रहा है और कुछ मंद हो रहा है, यानी कि कुछ धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, गुब्बारे से हवा निकालना, रसोई गैस का जलना, ये सब तुरंत हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अगर आप एक गुब्बारा फुलाओगे और फिर उसमें आप एक पिन भोंक दीजिएगा तो वो गुब्बारा तुरंत फट जाएगा। ठीक है, फटेगा कि नहीं? तुरंत हवा निकल जाएगा उसका। रसोई गैस का जलना, रसोई में गैस, आप लाइटर देखे होगे, गैस रहता है ना, उस गैस में अगर आप लाइटर दोगे तो वो तुरंत जल जाएगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? तो आगे हम लोग, लेकिन नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, गमले के पौधे का बढ़ना धीमी गति से होने वाले परिवर्तन हैं। तो ये सब धीमी गति है। तो बाल बढ़ते हैं, धीरे बढ़ते, नाखून बढ़ते, धीरे से बढ़ता है, एक बार में तो नहीं बढ़ जाता है। गमले के पौधे का बढ़ना धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि कुछ परिवर्तन धीमे होते हैं और कुछ तीव्र होते हैं, यानी कि कुछ जल्दी जल्दी से हो जाते हैं, कुछ धीरे होते हैं। जो परिवर्तन धीमी गति से होते हैं इन्हें मंद परिवर्तन कहते हैं, और कुछ परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, इन्हें तीव्र परिवर्तन कहते हैं। तो कुछ परिवर्तन धीमी गति से होते हैं, उसे ये मंद परिवर्तन कहते हैं, और कुछ तीव्र गति से होते हैं उन्हें तीव्र परिवर्तन कहते हैं। चलिए इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 1, तो तालिका में दिए गए परिवर्तनों को मंद और तीव्र में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर परिवर्तन दिए गए हैं, यहाँ पर परिवर्तन का नाम। दूध से दही का बनना, तो ये मंद परिवर्तन है, ये मंद परिवर्तन है। और गेहूं से आटा का बनना, ये तीव्र, नहीं सॉरी, ये भी मंद परिवर्तन ही है। हाँ, ये गलती तो मैंने तीव्र की थी, ये मंद परिवर्तन है। गीले कपड़े का सूखना मंद, पटाखे का जलना तीव्र है। गन्ने के रस से गुड़ बनना, गन्ने के रस से गुड़ बनना, तो गन्ने के रस से जो गुड़ बनता है वो मंद परिवर्तन है। और बीज से वृक्ष बनना, यह भी मंद परिवर्तन है। तो अब क्रियाकलाप हम लोग 2 को करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एक गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाइए। फुलाने के बाद गुब्बारे के आकार में परिवर्तन होता है जब हम लोग, ये गुब्बारा है, इसे जब हम लोग फुला देते हैं तो ये गुब्बारे में आकृति में परिवर्तन होता है, ये गोल हो जाता है। ठीक है, तो अब गुब्बारे से हवा निकाल दीजिए। तो अब जब हवा हम निकाल देते हैं तो वो जो है वापस वैसे ही बन जाता है। पहले हम लोगों ने गुब्बारे को फुलाया तो फूल गया,
और वो बड़ा हो गया, और फिर जब हम लोगों ने उससे हवा निकाल दिया तो वो वापस उसी रूप में आ जाता है। ठीक है, तो गुब्बारे में क्या परिवर्तन हुआ, तो गुब्बारा फिर से उसी प्रकार का हो गया। इस यह किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये किस प्रकार, ये होगा तीव्र परिवर्तन। जब हम लोग हवा निकालते हैं तो ये तीव्रता से हवा को निकाल देता है, इसलिए तीव्र परिवर्तन है। ठीक है, तो अब एक दूसरा गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि गुब्बारा फट जाएगा, आएगा। ये देखिए, ये गुब्बारा फट गया है, फूटा हुआ गुब्बारा। तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है, तो तुरंत फूट जाता है गुब्बारा, तो ये भी तीव्र परिवर्तन है। कागज का एक टुकड़ा लीजिए, इसके 4 बराबर टुकड़े कीजिए। ठीक है, ये तीसरा क्रियाकलाप है। अब प्रत्येक टुकड़े को मिलाकर पुनः पुराना टुकड़ा प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। तो जब हम लोग एक कागज लेंगे, तो उस कागज को जब हम लोग एक बार उसको फाड़ देंगे जब, तो उसको क्या हम लोग दोबारा जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। तो कागज का पुराना टुकड़ा तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन क्या कागज के गुण में बदलाव हुआ, तो कागज के गुण में कुछ बदलाव नहीं हुआ। तो यही पूछा गया था। तो अब हम लोग क्रियाकलाप 4 को करते हैं। तो 2 चम्मच नमक लीजिए, चित्र 8.6 में जैसे दिखाया गया है। तो 8.6 चित्र देखिए यहाँ दिया है। तो एक कटोरे में थोड़ा पानी लेकर नमक को घोलिए, तो इस घोल में धीमी आंच पर गर्म कीजिए। तो एक समय आएगा जब पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और कटोरी के तल में सफ़ेद वस्तु बच जाएगी। यह सफ़ेद वस्तु क्या है, तो ये सफ़ेद वस्तु क्या है, ये सफ़ेद वस्तु है नमक। ठीक है, समझ आ गया। तो ये है, ये इस चित्र में दिखाया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, इस चित्र में जैसे नमक के घोल को गर्म करना, तो इसमें दिखाया गया जब नमक के घोल को हम लोग गर्म कर रहे थे उस वक्त तो ये दिख रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जब हम लोगों ने उबाल लिया, तो नीचे में ये सफ़ेद रंग का जो बच गया सफ़ेद रवा, वो क्या है, नमक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसे चख कर देखिए, आप पाएंगे कि यह नमक है। इस क्रियाकलाप से आपने देखा कि पदार्थ के आकार माप में परिवर्तन होता है। ठीक है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो पदार्थ है उसके आकार और माप दोनों में ही परिवर्तन होता है। अब हम लोग क्रियाकलाप 5 को करते हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, एक चीनी मिट्टी की प्याली में नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट लीजिए, तो इसे गर्म कीजिए। थोड़ी देर में यह सफ़ेद रंग का हो जाएगा। आप इसे गर्म करना बंद कर दीजिए। इस सफ़ेद रवे में पानी की कुछ बूंदें डालिए, यह पुनः नीले रंग का हो जाएगा। तो देखिए, तो इस क्रियाकलाप से हुआ परिवर्तन से आप किस प्रकार के परिवर्तन कहेंगे, तो इसमें नीले थोथे के रंग में रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण बदलाव आया। पुनः इसमें पानी की कुछ बूंदें डालते ही यह नीला रंग का हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन, तो पदार्थ के आकार, अमाप यानी कि साइज, अवस्था एवं रंग जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। तो कुछ परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तनों में पदार्थ का रूप बदल जाता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्य पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। तो जैसा परिवर्तन आप करेंगे उसमें जो वस्तु था वो पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं कि ऊपर के क्रियाकलापों में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहा है। तो आप इससे आप बता सकते हैं किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, ये जान करके यह भौतिक परिवर्तन है। जितना भी आपने ऊपर का परिवर्तन किया ना क्रियाकलाप, मतलब भौतिक परिवर्तन है। तो यदि आप लोहे की कुदाल, खुरपी या अन्य सामानों को कुछ दिनों तक के लिए खुले में छोड़ दें, तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती। यह
पदार्थ जंग कहलाता है। तो आप देखे होंगे कोई भी चीज़ अगर आप बाहर में रख देंगे तो उसमें भूरे रंग के पदार्थ हो जाती है ना, उसे जंग कहते हैं। तो यह प्रक्रिया जंग लगने तो एक सेकंड, यह पदार्थ जंग कहलाता है क्या, और यह प्रक्रिया जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है। तो लोहे की कुर्सियाँ, टेबल, ग्रीस बक्से आदि कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है उसमें जंग लग जाती है। जंग लोहे की अलग होती है, जंग लोहे से अलग होती है, ठीक है। तो जंग पुनः लोहे में नहीं बदला जा सकता है। तो जब किसी वस्तु में जंग लग जाए तो उसे हम पुनः लोहे में नहीं बदल सकते। तो अतः यह अनुक्रियमय परिवर्तन है। तो चलिए इसे समझने के लिए हम लोग करेंगे क्रियाकलाप 6। तो इसके लिए क्या चाहिए, मैग्नीशियम की पतली पट्टी अथवा फीता लीजिए। इसके एक सिरे को मोमबत्ती के पास ले जाइए। तो इसके एक सिरे को क्या करना है, मोमबत्ती के पास ले जाना है, ठीक है। तो मोमबत्ती के पास ले जाने के बाद क्या करेंगे, तो यह श्वेत प्रकाश देता है। तो आप देखिए ये जब मोमबत्ती के पास इसको जो फीता है, सफ़ेद फीता, उसको आप अगर मोमबत्ती के पास ले जाएंगे तो वो सफ़ेद प्रकाश देगा, ठीक है। तो यह श्वेत प्रकाश देता है, श्वेत प्रकाश देता हुआ जलने लगता है। तो जलते हुए मैग्नीशियम के फीते से सफ़ेद रंग का चूर्ण नीचे गिरता है। इसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी, इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। जो सफ़ेद रंग का जो चूर्ण नीचे गिरा है उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो यह एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम से भिन्न है। तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है, तो फीता तुरंत जल रहा है ना, तो ये तीव्र परिवर्तन है, ऑफकोर्स तीव्र परिवर्तन है। और ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि ये जो फीता जल रहा है तो वो फिर से फीता तो नहीं बन सकता, इसलिए यह अनुक्रिया परिवर्तन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला आप दे सकते हैं, इसे याद भी कीजिएगा। तो मैग्नीशियम यानी कि 2Mg, ऑक्सीजन यानी कि O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर एक सावधानी भी दी गई है। तो सावधानी, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते को लगातार देखना आँखों के लिए खतरनाक है। तो जब आप ये क्रियाकलाप करेंगे तो आप मैग्नीशियम को मतलब देखते मत ही, आँख को बंद कीजिए या फिर चश्मा पहन के भी आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्रियाकलाप 7 को करेंगे। तो एक मोमबत्ती का वजन कर लीजिए, फिर इसे एक प्लेट में रख कर जलाइए। मोमबत्ती जलती है और कुछ मोम पिघलकर प्लेट में गिरने लगता है। तो मोमबत्ती के पूरा जल जाने के बाद बचे मोम का वजन लीजिए। क्या यह वजन मोमबत्ती के वजन के बराबर है, तो ये आप करके दे सकते हैं। तो अब आप यह स्पष्ट है कि यह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही नए पदार्थ बनते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा होगा कि यदि बैगन को काटकर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो उस पर काले रंग की परत जम जाती है। तो आलू या सेब के टुकड़े को काटकर छोड़ने पर भी यही होता है। यह किस नए रासायनिक पदार्थ के बनने के कारण होता है, जिनके बारे में आप उच्च कक्षाओं में विस्तार से जानेंगे। तो ये परिवर्तन हर बार हानिकारक नहीं होते हैं, तो ये परिवर्तन लाभदायक भी होते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, भोजन का पकना, दवाइयों का बनना, प्लास्टिक बनना या फिर साबुन, डिटर्जेंट आदि का निर्माण लाभदायक रासायनिक परिवर्तन क्रिया है। तो अब हम व्याप्त रूप से परिवर्तनों को 2 भागों में बांट सकते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर भी पूछा जाए, एग्जाम आदि कहीं पर भी, तो वहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि 2 प्रकार, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तनों के लक्षण के बारे में हम जानेंगे। तो ऊष्मा, प्रकाश का अथवा किसी अन्य प्रकार के वितरण का बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना। थोड़ा सा ग्लूकोज अपनी जीभ पर रखें, ठंडक महसूस होती है, यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, अर्थात ऊष्मा का शोषण होता है, ठीक है। तो ऊष्मा का शोषण होता है, इसलिए इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो इसे हम समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप 8 को करेंगे। तो इसे करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो एक बीकर में थोड़ा सा
जल लीजिए, इसमें कॉस्टिक सोडा की थोड़ी सी मात्रा घोलिए। ठीक है, तो बीकर को छू कर देखिए, यह छूने पर गर्म लगेगा। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात ऊष्मा के रूप में ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसे आप छू कर देखेंगे, ये कैसा महसूस हो रहा है, बीकर को छू कर देखिए, ये छूने पर गर्म लगेगा, ये गर्म लगता है इसलिए ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो अब हम लोग ध्वनि का उत्पन्न होना, ये कैसा परिवर्तन, ये हम देखेंगे। तो पटाखों को फोड़ने पर रोशनी के साथ ध्वनि भी उत्पन्न होती है। पटाखों के विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और विषैली गैसों का उत्पादन होता है, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। किसी भी वस्तु का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो कोई भी वस्तु की जलती है तो ये आप तुरंत कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तीसरा नंबर हम देखेंगे, तो तीसरा नंबर में हमारा है गंध में परिवर्तन होना या किसी नई गंध का बनना। तो पके हुए फलों की गंध कच्चे फलों से अलग होती है। बासी भोजन की गंध भी ताजे भोजन से अलग होती है। फलों का पकना, भोजन का बासी होना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ही है। ठीक है, अब हम लोग चौथा नंबर, किसी गैस का बनना। इसे समझने के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करेंगे, तो इसके लिए हमें क्रियाकलाप 9 को करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चाहिए आपको, इसमें आप एक शीशा या बोतल में जल लेकर उसमें 1 चम्मच कपड़ा धोने वाला सोडा डालिए। तो बोतल की अच्छी तरह हिलाइए, सोडा जल में घुल जाएगा। 2 नींबुओं का रस निचोड़ कर एक प्याली में रखिए। एक बलून लीजिए जो लिए गए बोतल या शीशे के मुंह पर ठीक से बैठ जाए। नींबू के रस को बोतल में उपस्थित सोडा के घोल में डालिए और फुर्ती से बोतल के मुंह को बलून में बंद कर लीजिए। तो आप देखिएगा कि घोल में बुलबुले उठते हैं और बलून फूलने लगता है, और बलून में एकमात्र गैस में 1 चम्मच चूने का जल डालकर हिलाने पर वह दूधिया हो जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। बोतल में निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। तो यहाँ चित्र में हम लोग देख सकते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तो बोतल में धोवन, सोडा एवं नींबू में प्रक्रिया। यहाँ एक सूत्र दिया हुआ है, हम लोग उसे देखेंगे। सोडा प्लस नींबू का रस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस अन्य पदार्थ। ठीक है, सोडा और नींबू का रस जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य पदार्थ। अब क्रियाकलाप 10, तो एक परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। दूसरे परख नली में आधा से अधिक पानी भरिए। इसमें आधा चम्मच चूना घोलिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए। तो ऊपर के साफ पानी का निर्धारक किसी परख नली में ले लीजिए, यह चूना का जल है। सिरका वाले परख नली में चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। आपके बुलबुलाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस निकलती दिखाई देगी। इस गैस की चित्रानुसार दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार चूना जल या चूना के पानी में प्रवाहित कीजिए। चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। क्या यह दूधिया होता है? जिसे आप क्रियाकलाप करके देख सकते हैं। चूने के पानी में गैस गुजरने की व्यवस्था। ठीक है, तो आप चित्र में देखेंगे ऐसा ही होगा कुछ अगर आप करेंगे तो। सिरका प्लस खाने का सोडा इक्वल टू क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य पदार्थ। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो सिरका खाने के सोडा के साथ मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जो चूने के जल को दूधिया कर देता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का जल, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, यानी कि दूधिया जो जल होता है वो दूधिया जल। अब हम लोग करेंगे क्रियाकलाप 11। तो एक बीकर में नीला थोथा कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लीजिए। इसमें 2-4 बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला दीजिए। यह घोल नीले रंग का हो जाता है। इसमें एक ब्लेड अथवा कील डाल दीजिए तथा कुछ घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि घोल का रंग नीला से हल्का हरा हो जाता है और ब्लेड अथवा कील पर
लाल या भूरे रंग का पदार्थ जम जाता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें रंग बदलता है। इसे इस तरह व्यक्त किया जा सकता है। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन यानी कि नीला रंग का जो पानी होता है प्लस लोहे की कांटी या ब्लेड। तो आयरन यानी कि लोहा सल्फेट का विलयन हरा रंग प्लस कॉपर यानी कि लाल या भूरा निश्चय। तो चलिए अब हम लोग यहाँ चित्र में देख सकते हैं, जो आप क्रियाकलाप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो आप जानते हैं कि कुछ परिवर्तनों का उपयोग हमारे जीवन में लाभ भी पहुंचाते हैं। इसे हम निम्नलिखित क्रियाकलाप से भी समझ सकते हैं। तो इसे हम समझने के लिए क्रियाकलाप 12 को करेंगे। तो क्रियाकलाप 12 को करने से पहले आप जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जो मेहनत मुझे लगती है उस मेहनत का फल भी तो मिलना चाहिए, इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, मैं सिलेबस आपका जल्दी ही कंप्लीट करवा दूँगी। तो चलिए क्रियाकलाप 12 को करते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप को शिक्षक की उपस्थिति में ही कीजिए। तो किसी शिक्षक की उपस्थिति में आप इस क्रियाकलाप को कीजिए। ठीक है, तो किसी बीकर में लगभग 1 कप पानी लीजिए। इसमें तनु गंधकाम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें सावधानी से मिलाएं। तो अम्ल मिश्रित जल को गर्म करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो इसमें कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का चूर्ण तब तक मिलाते रहिए जब तक बिना घुले यह नीचे बैठने लगे। तो इस विलयन को छन्ना पत्र की सहायता से छान लीजिए। तो छने हुए घोल को ढंग कर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। तो दूसरे दिन आप ढक्कन हटाकर देखिए तो इसमें कॉपर सल्फेट के नीले नीले रवे दिखाई देंगे। यह रवाकरण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रवाकरण प्रक्रिया। तो परिवर्तन हर समय लाभदायक नहीं होता, यह हानिकारक भी होता है। जैसे जंग लगना एक हानिकारक रासायनिक परिवर्तन है। यह लोहे की वस्तुओं को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। लोहे का उपयोग घर की छत, पुल, जहाज, नाव, कार, बस आदि में होता है। अतः जंग के कारण अरबों रुपये की क्षति हर वर्ष होती है। जंग लगने के लिए लोहा, ऑक्सीजन तथा जल जरूरी है। यदि वायु में नमी तथा लवणता अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। इसलिए समुद्री तटीय क्षेत्र में पुल, मकान की ग्रीस या नाव, जहाज जल्दी कमजोर हो जाते हैं। इस आर्थिक हानि को रोकने के लिए लोहे को जंग से बचाना आवश्यक है। तो आप कैसे बचा सकते हैं? उसमें आप पेंट कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, इससे लोहे की वस्तुएं बच सकती हैं। तो जंग की रोकथाम के लिए उपाय, यहाँ पर उपाय भी बताया गया है, आप जरूर देखें। तो लोहे की वस्तुओं पर पेंट अथवा ग्रीस लगाकर, तो मैंने अभी कहा लोहे की वस्तुओं का पेंट कर सकते हैं या फिर ग्रीस लगा सकते हैं। लोहे के ऊपर जिंक धातु की एक परत चढ़ाना या यशदर्प्लेंटन गैल्वेनिक करना। ठीक है, जिसे GI सीट्स या पाइप्स कहते हैं। ठीक है, तो आपने घरों में पानी की आपूर्ति वाले ऐसे पाइप देखे होंगे। लोहे में जंग लगने के से होने वाले नुकसान के कारण अब लोहे की जगह स्टाल यानी कि स्टील का प्रयोग अधिक होने लगा है। तो यहाँ पर जो जंग लग जाता है ना, इसलिए इसमें लोहे का प्रयोग कम करके स्टील का प्रयोग किया जा रहा है। तो लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज आदि को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है, जिसमें जंग नहीं लगती। जैसे आपके घर के स्टेशन स्टील थालियाँ, कटोरे, गिलास आदि। तो यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम लोग जानेंगे, इन्हें भी जानिए। तो ये कुछ जानने के लिए दिया गया है, तो अब हम लोग इन्हें भी जानने को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जंग लगे लोहे में एक विशिष्ट प्रकार का बैक्टीरिया पनपता और बढ़ता भी है। ठीक है, तो इससे शरीर में खरोंच लग जाने पर यह मानव रक्त में प्रवेश कर जाता है और टिटनेस रोग उत्पन्न करता है। तो इसीलिए जंग लगे लोहे से कार्य करने पर टिटनेस की सुई लगवाई जाती है। तो टिटनेस की सुई
लगवानी चाहिए। तो अगर आपको कहीं पर भी लोहे जंग लगे हुए लोहे से अगर चोट लग जाए तो टिटनेस की सुई जरूर लगे। तो अब हम लोग इसे अध्याय यहीं पर ख़त्म होता है। तो अब हम लोग जानेंगे हमने क्या क्या सीखा, ये हम लोग अब जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परिवर्तन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे तीव्र, मंद, अनुकूल, प्रतिकूल, नियंत्रित, अनियंत्रित, नियमित, अनियमित, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय आदि। इन सबको मुख्य रूप से भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में बांटा जा सकता है। तो भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ केवल भौतिक गुण बदलते हैं और ये उत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। जंग लगना एक हानिकारक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि भोजन का बकना, दवाई का निर्माण आदि लाभदायक रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने से बचाव के लिए यशलेपन, पेंटिंग, ग्रीसिंग आदि किया जाता है। तो द्रवाकरण द्वारा पदार्थों को उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है। तो देखिए ये चैप्टर आज हमारे यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर टच करें। तो आपको वीडियोस अच्छे तो लगते होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से इन्हें बनाती हूँ। और आप इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछे। आप लोग बिल्कुल भी हिचकिचाए ना कमेंट करने से। कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, इसलिए कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाठ 9 को नहीं, 9 तो आपका सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग पाठ 10 करेंगे। ठीक है, पाठ 9 के सिलेबस में नहीं है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आप मुझे कमेंट करके बोले, मैं आपको सिलेबस बता दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।